गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पढ़ेंगे अनुसंधान प्रारूप या प्ररचना का विकास करना। ठीक है, मतलब डेवलपिंग रिसर्च डिज़ाइन। तो यहाँ पे कह रहे हैं अनुसंधान प्रारूप, अनुसंधान प्ररचना दो शब्दों से मिलकर बना है, अनुसंधान और प्ररचना। अनुसंधान में क्या होता है, किसी विषय या क्रमबद्ध या व्यवस्थित ज्ञान और क्रमबद्ध व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करने के लिए बनाई गई नई रूपरेखा वो प्ररचना कहलाती है। ठीक है, तो प्रत्येक सामाजिक अनुसंधान के पहले निश्चित उद्देश्य होते हैं, अतः अनुसंधान के उद्देश्य के अनुसार ही अनुसंधान के विभिन्न पक्षों को नियोजित करना ज़रूरी होता है। ठीक है, मतलब हम ऑब्वियसली बातें करने कोई काम कर रहे हैं तो पहले उसका स्ट्रक्चर ही तैयार करते हैं कि हम किस तरीके से काम को करने वाले हैं। तो कोई भी काम करने से पहले अनुसंधान की रूपरेखा तैयार की जाती है, उसे अनुसंधान की प्ररचना या फिर अभिकल्प कहा जाता है, मतलब डिज़ाइन कहा जाता है। ठीक है, तो अगर इसकी हम परिभाषा की बात करें तो क्या है परिभाषा ऐसी कि अनुसंधान अभिकल्प ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत पहले ही समस्या के निर्धारण से लेकर अनुसंधान प्रतिवेदन के अंतिम चरण तक के विषय में सोच विचार कर और सभी उपलब्ध विकल्पों को ध्यान में रखकर इस प्रकार निर्णय लिए जाते हैं कि न्यूनतम समय, प्रयासों और लागत व्यय से अनुसंधान के उद्देश्यों की प्राप्ति हो सकती है। विशेषताएं क्या है ऐसी? अनुसंधान प्ररचना या अभिकल्प अनुसंधानकर्ता को अनुसंधान की एक निश्चित दिशा का बोध करवाता है। ठीक है, सामाजिक इसका जो संबंध है वो सामाजिक अनुसंधान से होता है। इसकी मुख्य विशेषता सामाजिक घटनाओं की जटिल प्रकृति को आसान बनाना है। ये केवल मानवीय श्रम को कम करती है बल्कि कम समय और कम खर्च को भी कम करती है। अनुसंधान के दौरान आने वाली कठिनाइयों को भी कम करने में शोधकर्ता की सहायता करती है। अनुसंधान के अधिकतम उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करती है। अनुसंधान की रूपरेखा है जिसकी रचना अनुसंधान कार्य शुरू करने से पहले की जाती है। समस्या के प्रतिस्थापन से लेकर अनुसंधान प्रतिवेदन के अंतिम चरण तक के विषय में सभी विद्यमान विकल्पों के बारे में व्यवस्थित रूप से श्रेष्ठ निर्णय लेने में हेल्प करती है। अनुसंधान प्ररचना की एक और विशेषता ये भी है कि यह अनुसंधान प्रक्रिया के दौरान आने वाली परिस्थितियों को नियंत्रित करना और अनुसंधान कार्य को आसान बनाती है। इसका चयन सामाजिक अनुसंधान की समस्या और उपकल्पना की प्रकृति के आधार पर होता है। ठीक है, आवश्यकताएं क्या है इसकी अनुसंधान की प्ररचना की? तो कह रहे हैं प्रत्येक अनुसंधान का संबंध एक विशेष समस्या से अवश्य होता है, अतः शोध प्ररचना के अंतर्गत इस समस्या का स्पष्ट एवं विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। अध्ययन के विशेष उद्देश्यों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अच्छे शोध विकल्प के अंतर्गत प्रासंगिक या स्थायी तथ्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करना चाहिए। आंकड़ों के संग्रह के लिए विस्तृत और सुनियोजित योजना का होना जरूरी है। प्रत्येक अनुसंधान में अभिन्न तथ्यों और घटनाओं को प्रमाणित करने के लिए तर्क प्रस्तुत, मतलब फैक्चुअल चीजें आप प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, प्रत्येक अनुसंधान में अध्ययन के लिए निर्देशनों का चुनाव होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर चुनाव अच्छा होगा तो रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। आंकड़ों के प्रस्थान के लिए उपयुक्त योजना का प्राप्त होना, एकत्रित आंकड़ों के विश्लेषण के लिए सावधानीपूर्वक सोच समझ कर बनाई गई योजना भी होना जरूरी है। महत्व क्या है अभिकल्प का? तो अगर अनुसंधान या शोध विकल्प का निर्माण अनुसंधान कार्य आरंभ करने से पहले उसका निर्णय किया जाता है। मतलब क्या होगा कि सामाजिक अनुसंधान में कैसा तरीका अपनाया जाए समस्या के अध्ययन हेतु सबसे अधिक अच्छा हो, सुविधाजनक हो। ठीक है, इसके बहुत प्रकार हो सकते हैं। सामाजिक अनुसंधान के लिए किस प्रकार के अभिकल्प को चुना जाए इस अध्ययन हेतु चुनी गई समस्या और उससे संबंधित उपलब्ध ज्ञान पर निर्भर करता है। शोधकर्ता अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझकर इनमें से किसी एक प्रकार को चुन सकता है। शोध प्ररचना सर्वेक्षण के लिए उपकल्पनाओं के निर्माण में सहायक होता है। शोध प्ररचना समस्या को तात्कालिक स्थितियों के संबंध में सूचनाएं प्रदान करता है। शोध विकल्प से नवीन तथ्य प्रकाश में आते हैं और मानव ज्ञान में वृद्धि होती है। शोध अधिकतम अनुसंधान की दीर्घकालीन योजनाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। शोध विकल्प के निर्माण से निश्चित समस्याओं को निश्चितता प्राप्त होती है और समस्या के निश्चित और स्पष्ट जाने से किससे अध्ययन जो है आपके जो ज्ञान की प्रक्रिया है उसमें सहायता मिलती है। अब चरण क्या है? इसमें बहुत सारे चरण होते हैं। पहला समस्या को देखेंगे। समस्या क्या है? वर्तमान अनुसंधान कार्य को समस्या से स्पष्ट रूप से संबंधित करना। वर्तमान अनुसंधान कार्य को स्पष्ट रूप से संबंधित करना, अनुसंधान के विभिन्न क्षेत्रों का विस्तृत विवरण देना, परिणामों के प्रयोग के विषय में निर्णय लेना, पर्यवेक्षण, विवरण और परिमापन के लिए उपयुक्त चरों का चुनाव करना और उसका स्पष्ट परिभाषीकरण करना, अध्ययन के क्षेत्र और समग्र का चुनाव एवं परिभाषा, अध्ययन के लिए उपयुक्त ढंग और प्रविधियों का चुनाव करना, अध्ययन के प्रकार और उसके विषय क्षेत्र के निर्णय लेना,
मान्यताओं और परिकल्पनाओं को स्पष्ट करना, परिकल्पनाओं को परिचालनात्मक स्वरूप प्रदान करना, अध्ययन के दस्तावेजी स्रोतों के रूप में उपलब्ध साहित्य का सही अवलोकन करना, अध्ययन के प्रभावपूर्ण उपकरणों का चुनाव करते हुए उनका निर्माण और समुचित पूर्व परीक्षण करना, एकत्रित आंकड़ों के संपादन की विस्तृत व्यवस्था का उल्लेख करना, आंकड़ों का संकेतीकरण करना, आंकड़ों का वर्गीकरण करना, उसके बाद आंकड़ों के गुणात्मक और परिमाणात्मक विश्लेषण के लिए रूपरेखा तैयार करना, परिणामों के प्रतिवेदन के रूप में प्रस्तुतिकरण के संबंध में फैसला करना, आवश्यक समय, धन और कर्मचारियों का अनुमान लगाना, प्रशासकीय व्यवस्था की स्थापना और विकास करना, पूर्व और पायलट अध्ययन, कार्य संबंधित नियमों का विस्तार पूर्वक तैयार करना, कर्मचारियों के चुनाव और प्रशिक्षण के तरीकों का उल्लेख करना, कर्मचारियों का कार्य के प्रति प्रेरित करना। ये जो है ये चरण है किसी भी रिसर्च डिजाइन के। ठीक है जी। तो अनुसंधान अभिकल्पों के नमूनों के प्रकार कौन कौन से? तो दो प्रकार के हैं, अध्ययन के उद्देश्यों के आधार पर और अध्ययन के उपागम के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर कौन कौन से हैं? अन्वेषणात्मक अनुसंधान प्रश्न और विवरणात्मक या निदानात्मक अनुसंधान प्रश्न, प्रयोगात्मक और मूल्यांकन अनुसंधान प्रश्न। अध्ययन के उपागम के आधार पर क्या कौन कौन से? सर्वेक्षणात्मक अनुसंधान प्रश्न, प्रयोग संबंधी, क्षेत्र अध्ययन संबंधी, ऐतिहासिक अनुसंधान प्रश्न, व्यक्तिक अध्ययन संबंधी अनुसंधान प्रश्न। ठीक है, तो ये कुछ प्रकार हैं नमूनों के। अनुसंधान प्रश्न या अभिकल्प के निर्माण संबंध मुख्य सिद्धांत कौन से हैं? तो सिद्धांत क्या है, वे किस किस चीज़ पर काम करता है? तो पहला क्या है? फ्लेक्सिबल हो, लचीलापन है कि मतलब अगर उसमें कोई त्रुटि है या कोई बदलाव हमें करना है तो हम वक्त रहते उसमें कर सकते। परिशुद्धता कि मतलब जो भी आप रिसर्च करने जा रहे हैं, जो भी आपने डिजाइन बनाया है वो एक्यूरेट हो, उसमें त्रुटियां ना हो ज़्यादा। फिर विश्वसनीय, रिलायबल हो। ठीक है भाई, और ये इससे महत्वपूर्ण समस्या है यहाँ पर कि भाई हर जो हम रिसर्च करते हैं वो रिलायबल नहीं होता है। ठीक है भाई। उसके बाद पुस्तकालय, पत्रिका आदि का इस्तेमाल इसके अंदर किया जाना चाहिए। सारभूत अवधारणा के चुनाव में सावधानी बरतनी चाहिए। चरों को परिभाषित करना और उनके मूल्यों का वर्णन करना, मतलब जो भी आपने स्टेप्स लिए हैं उसको आप परिभाषित कर सकें। ठीक है, और उनके मूल्यों को आप समझा सकें। उसके बाद क्या है? रिपोर्ट राइटिंग। तो रिपोर्ट राइटिंग के वक्त पे हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला क्या है कि शैक्षणिक अनुसंधान की रिपोर्ट भूतकाल में लिखी जाए, मतलब पास्ट टेंस में हो। व्याख्यात्मक होनी चाहिए, मतलब डिस्क्रिप्टिव हो। व्यक्ति विषय संबंधित, इसका मतलब कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में ना हो, जो भी आपने रिसर्च किया है पूरे ग्रुप पर उसके बारे में हो। रिपोर्ट लिखते वक्त वाक्य सरल और संक्षिप्त होने चाहिए। उचित शीर्ष के तहत केवल प्रासंगिक तथ्य ही दिए जाने चाहिए। रिपोर्ट लिखते समय शब्दों के छोटे रूप से बचना चाहिए, मतलब एब्रीवेशंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जिस डाटा की व्याख्या नहीं हुई है उसकी रिपोर्ट नहीं देनी चाहिए। सामग्री क्या है? तो पहला है प्रारंभिक अनुभाग। तो प्रारंभिक अनुभाग में क्या हो? आपका शीर्षक होना चाहिए, प्रस्तावना, आभार, तालिकाएं बनाई की सूची हो, मतलब इंडेक्स हो, और आंकड़ों की सूची हो। फिर रिपोर्ट सेक्शन में क्या है? पहले तो परिचय देंगे आप, उसके बाद संकल्पनात्मक पृष्ठभूमि, शोध विषय के संबंधित साहित्य की समीक्षा, समस्या संबंधित शोध या अध्ययन की आवश्यकता, समस्या की व्याख्या करेंगे आप। उसके बाद शर्तों की परिभाषा देंगे आप, शोध या अध्ययन का उद्देश्य बताएंगे, रिसर्च प्रश्न बताएंगे कि भाई किस सवाल पर जो है वो रिसर्च की गई है, शोध या अध्ययन की परिसीमा बताएंगे आप, उपकरण क्या इस्तेमाल करें, कार्य योजना या क्रियान्वयन किस प्रकार से हुआ है, डेटा का विश्लेषण और व्याख्या करेंगे आप। शोध या अध्ययन के बाद आए परिणामों की जांच भी करेंगे आप। शोध के परिणामों के बारे में दूसरे विद्वानों से विचार विमर्श करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में शोध या अध्ययन का महत्व और प्रयोग, शिक्षकीय का शोध का भविष्य में प्रयोग और नई दिशाएं आप बताएंगे। ठीक है। लास्ट में रेफरेंस देंगे आप, पुस्तक के लेखक का नाम, जहाँ से हमने अपने कंटेंट लिया है उस सबके बारे में बताएंगे। प्रकाशन का वर्ष बताएंगे आप, किताब का नाम बताएंगे, प्रकाशन का स्थान और प्रकाशन बताएंगे। उदाहरण दिया है, कॉल जो है वो पुस्तक के लेखक का नाम है। एक मिनट, संदर्भ को अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन शैली में निम्न प्रकार से। ठीक है। तो कॉल नीलेश जो है पुस्तक के लेखक का नाम है। 2017 जो है वो वर्ष है। शैक्षिक अनुसंधान की पद्धति किताब का नाम हो गया। स्थान नई दिल्ली, नरेश पब्लिकेशन प्रकाशन का नाम है। उसके बाद अनुबंध, अपेंडिक्स, शक्ति पत्र या प्राधिकरण, उपकरण और कच्चा डेटा, ये सब आपके उसके रिपोर्ट में होना चाहिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च। तो क्रियात्मक अनुसंधान की जो परिभाषा है, अगर हम उसको परिभाषित करना चाहते हैं तो क्या होगा कि क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षक, प्रधानाचार्य, प्रबंधन, प्रशासन, निर्देशक, निरीक्षक और
अन्य विद्यालय के कर्मचारियों द्वारा कक्षा या विद्यालय की समस्याओं को सुलझाने के लिए किया जाता है। लक्ष्य क्या है कि विद्यालय की प्रगति और विकास की जांच करना। कक्षा और विद्यालय में प्रतिदिन उठने वाली समस्याओं का एक समाधान है। ये शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन लाने या तेजी से विकास करने का एक प्रयास है जिसमें समस्या का हल अपेक्षाकृत जल्दी हो जाता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं अनुसंधान अंग्रेजी भाषा के रिसर्च शब्द का हिंदी अनुवाद है। रिसर्च दो शब्द उसमें पुनः री और सर्च। री का मतलब है पुनः, सर्च का मतलब है कुछ खोज करना, मतलब कुछ नया जानना। इस प्रकार रिसर्च शब्द का अर्थ क्या बनता है कि पुनः खोज करना या कुछ नया जानने का प्रयास करना। ठीक है भाई, तो कुछ परिभाषाएं बहुत से लोगों ने दी हैं, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। तो पहला है क्रियात्मक अनुसंधान भी कक्षा की समस्याओं को सुलझाने की एक विशाल पद्धति है। दूसरा, मूल अनुसंधान की भांति क्रियात्मक अनुसंधान वह अनुसंधान है जिसमें कि अनुसंधानकर्ता चेतन रूप से दिन प्रतिदिन मिलने वाली समस्याओं के उत्तरों की खोज कर रहा है। कोरे कहते हैं क्रियात्मक अनुसंधान वो प्रक्रिया जिसके द्वारा एक अन्वेषक अपनी समस्याओं को निर्देशित करने के लिए ठीक करने के लिए और उनके निर्णय और कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। राष्ट्रीय बेसिक शिक्षा संस्थान के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान वो अनुसंधान है जिसका प्रयोग एक व्यक्ति अपने उद्देश्य को अधिक प्रभावशाली रूप से सफलता पाने के लिए करता है, एक अध्यापक अपनी शिक्षा में सुधार लाने के लिए करता है, और एक विद्यालय का प्रबंधक अपने प्रशासनात्मक व्यवहार के सफल संचालन के लिए करता है। केपी पांडे कहते हैं कि किसी अर्थपूर्ण प्रश्न का व्यक्तिगत स्वदेशी और वस्तुनिष्ठ ढंग से प्राप्त किया गया उत्तर अनुसंधान कहलाता है। ऐसे ही सीबी गुड कहते हैं क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षकों, निरीक्षकों और प्रशासकों द्वारा अपने निर्णयों और कार्यों के ढंग में निखार लाने के लिए किए जाने वाला अनुसंधान है। लेहमन और मेहरान्स कहते हैं क्रियात्मक एक प्रकार का निर्णय केंद्रित अनुसंधान है जिसमें अनुसंधानकर्ता वही होता है जो शोध करता है, निर्णय लेता है, उन्हें अपनाता है। ठीक है भाई, अब कुछ सोपान है, मतलब किस स्टेप्स जो है वो किस प्रकार से हो सकते हैं। इसके पहले समस्या क्वेश्चन कि आप जो है पहले समस्या का पता लगाएंगे, समस्या है क्या एक्चुअल में। उसके बाद उसके प्रस्तावों की चर्चा करेंगे, परिकल्पनाओं का निर्माण करेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रदत्त संकलन की योजना बनाना कि जो भी आपके संकलन है, आप किस प्रकार समस्या को सुलझाने वाले हैं, आप उसकी योजना बनाएंगे तो भाई आपके जो स्टेप्स रहेंगे वो क्या रहेंगे। क्रियान्वयन और प्रदत्त एकत्र करना, मतलब उस योजना के अंतर्गत जो भी सामग्री आपको चाहिए, ठीक है, उसको आप एकत्रित करेंगे। फिर उसका निष्कर्ष निकालेंगे। शोध परिणामों को संप्रेक्षित करना कि मतलब जो परिणाम निकले उसको संप्रेक्षित करना, उसको एक जगह लिख लेना। फिर मूल्यांकन करना, इवैल्यूएशन करेंगे उसका, और नवीन परिस्थितियों में उसका इस्तेमाल करेंगे, मतलब जो आपने हल निकाला है उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद संदर्भ ग्रंथ सूची बनेगी कि प्रयोग परियोजना में जो भी पुस्तक पत्रिकाएं सहायता लेने के लिए प्रयोग की जाती हैं उनकी सूची तैयार करेंगे और अन्य शिक्षक भी वैसी समस्या आने पर उनका लाभ उठा सकेंगे। नीचे एक चार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। नंबर 1 समस्या या आवश्यकता की पहचान या उसके बारे में जागरूकता। फिर नंबर 2 समस्या समावित समाधान के लिए मस्तिष्क उद्दीलन या मंथन। तो उसके बाद किसी एक समाधान की कार्य योजना, उसके बाद हम एक्ट करेंगे और कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। उसके बाद निरीक्षण और मूल्यांकन करने के बाद कार्य योजना का निरीक्षण और मूल्यांकन होगा। समीक्षा तैयार होगी और फिर समाधान को स्वीकार करने के लिए परिणाम की समीक्षा या योजना के चक्र की पुनरावृत्ति और अन्य समाधानों का मूल्यांकन किया जाएगा। और ये चक्र जो है वो उस प्रकार से ही चलता रहता है। ठीक है जी। अगला जो टॉपिक है वो है क्रियात्मक अनुसंधान के उपकरण। ठीक है, तो आज आप जो यहाँ तक खत्म कर लेंगे, ये हम कल पढ़ेंगे। फ़ोन में आज थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अभी आज आगे नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जितना हो गया है वो आप आज कर लेंगे। जो क्रियात्मक अनुसंधान के उपकरण है इसको हम कल करेंगे। ओके।